आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नए सिलेबस के हिसाब से इसका सीरियल नंबर 4 है, यानी चौथे नंबर पे ये चैप्टर है, जबकि पुराने सिलेबस के हिसाब से यह 5वें नंबर का चैप्टर है, लेकिन पढ़ना दोनों में है। और मेरा आपसे प्रयास रहेगा कि लगभग हर चैप्टर का या ज़रूरी टॉपिक का यूट्यूब पर मैं ये वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, जिसका आज ये पहला है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग समझते हैं सबसे पहले चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। कहने का मतलब क्या कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होगा वंशागति के बारे में कि वंशागति क्या है, और दूसरी चीज़ विविधता के बारे में कि विविधता क्या है। वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया है, या एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा से तीसरा पीढ़ी, जो निरंतर बनते रहता है, यानी वंश की जो गति है उसी को हम कहते हैं वंशागति। और विविधता क्या है? तो जितने सारे नए संतान जन्म लेते हैं, नए जीव जन्म लेते हैं, वो समान होते हुए भी आपस में अलग होते हैं, और उसी अलगाव को, उसी भिन्नता को हम विविधता के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को जानना है कि आखिर ये वंशागति है क्या, ये विविधता है क्या, इसका क्या सिद्धांत है, किस आधार पर यह काम करता है, कैसे जीव एक पीढ़ी से समान भी हो जाते हैं, तो कैसे जीव अपनी पीढ़ी से असमान यानी भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो चलिए चैप्टर शुरू किया जाए। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिता एवं उनके संतानों का समान एवं असमान गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी क्या है, फिर से देखते हैं। तो आनुवांशिकी जीव विज्ञान या विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग माता पिता और उनके संतान के समान एवं असमान गुणों का अध्ययन करेंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की या विज्ञान की जिस शाखा में माता पिता और उनके समान एवं असमान गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। कि कैसे जीव आपस में समान है तो कैसे जीव अलग हैं, और इसका स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे उसी ब्रांच को आनुवांशिकी कहेंगे। दूसरा अपना टॉपिक है आनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी माता पिता से संतानों में जो पैतृक लक्षण संचारित होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। कोई तो प्रोसेस होगा ना, जिस प्रोसेस से माता पिता से गुण उनके बच्चों में जा रहे हैं, तो जिस प्रक्रिया द्वारा माता पिता से संतानों में पैतृक लक्षण जाते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को हम आनुवांशिकता या हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। तीसरा अपना अगला टॉपिक है पैतृक गुण। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो चैप्टर समझने के लिए ज़रूरी है। पैतृक गुण या आनुवांशिक गुण या हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी गुण संचारित होता है, उसी गुणों को हम आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण के नाम से जानते हैं। जैसे माता पिता से उनके बच्चों में कुछ तो गुण जा रहा होगा, तो जो गुण गया उस गुण को हम पैतृक गुण या आनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? तो आनुवांशिकता जो है, जो आनुवांशिकी जो जेनेटिक्स सेक्शन है, इस जेनेटिक्स सेक्शन में सबसे ज़रूरी एक नाम आता है मेंडल का। इनके बारे में कहा जाता है कि ये आनुवांशिकी के जेनेटिक्स के पिता कहलाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, शॉर्ट में हम लोग मेंडल कहते हैं। जैसे न्यूटन का भी पूरा कुछ नाम होगा, वैसे ही हाँ, उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उसी प्रकार से मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कोई बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट नहीं थे, बेहद ही सामान्य व्यक्ति थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया देश के थे। ऑस्ट्रिया देश में एक जगह है ब्रून, और वहाँ के ये पादरी थे, बायोलॉजिस्ट नहीं थे, वहाँ के ये पादरी थे। कहने का मतलब क्या कि जैसे ईसाइयों का जो पूजा घर, जिसे हम लोग चर्च कहते हैं, और उस चर्च के जो हेड होते हैं वही हेड पादरी कहलाते हैं। तो ये ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान के एक पादरी थे। और सोचिए कि ये एक सामान्य पादरी होकर भी जेनेटिक्स जैसे जटिल चीज़ों के बारे में इन्होंने रिसर्च करा, और इतना बेहतरीन रिसर्च करा कि उनके रिसर्चों को, उनके द्वारा दी गई डाटाओं को आज हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए
इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी के पिता। इनका रिसर्च लगभग 7 सालों का था। 1856 टू 1863, 1856 से 1863 ईस्वी तक इन्होंने रिसर्च किया। और ये पहले ऐसे पर्सन थे जो बायो में सांख्यिकी डाटा का, स्टैटिक्स का यूज उन्होंने करा। जो भी सांख्यिकी डाटा इनके पहले आज तक यूज किन्हीं के द्वारा नहीं करा गया था, लेकिन मेंडल इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो बायो में सांख्यिकी डाटा का, स्टैटिक्स का उन्होंने यूज किया। उनका जो 7 सालों का रिसर्च था, तो उस रिसर्च को उन्होंने 1865 में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून की एक बैठक में उन्होंने प्रस्तुत करा। उस बैठक द्वारा ये जो पत्रिका प्रकाशित होती है, नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून, इस पत्रिका में 1866 में, 1866 में ये पब्लिश हुआ। लेकिन उस समय इनको वो प्रसिद्धि नहीं मिली, वो पब्लिसिटी नहीं मिली, क्योंकि उस समय चार्ल्स डार्विन का थ्योरी चल रहा था। जब इनकी मृत्यु हो गई तो लगभग 34 सालों के बाद इनके द्वारा जो भी विश्लेषण दिया गया, उसके लगभग 34 सालों के बाद 1900 ईस्वी में 3 बायोलॉजिस्टों द्वारा, ह्यूगो डी ब्रिज जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के रहने वाले थे, और इरविक वॉन शेरमार्क जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, इन 3 बायोलॉजिस्टों द्वारा, इन 3 साइंटिस्टों द्वारा उनके रिसर्च को एनालाइज किया गया। उनके डाटा के, उनके द्वारा जो भी डाटा दिया गया था उनके बारे में स्टडी करा गया, और फाइनली जो भी वो कहे थे वो एकदम सही कहे थे। परिणाम उन्हीं के नाम से, उन्हीं के नियमों को पुनः प्रकाशित किया गया 1900 ईस्वी में, जो कि कहलाया आनुवांशिकता के नियम या मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि क्या आनुवांशिकता के बारे में रिसर्च केवल मेंडल ही किए या कोई और किए? तो बहुत सारे साइंटिस्ट किए हैं, लेकिन उन सारे वैज्ञानिकों में, जैव वैज्ञानिकों में सफलता केवल किन्हें मिली? मेंडल को ही मिली। मेंडल जो स्टेटमेंट दे दिए हैं वो दे दिए हैं। जैसे हर चीज़ के मामले में बहुत सारे रिसर्च होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं। हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में क्या जानते हैं? अलग अलग लोग आए, अलग अलग पीरियोडिक टेबल दिए। जैसे न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, डोब्रेनर का तिर्यक नियम आया, वैसे ही सबसे जो क्लोजेट और सबसे बेहतरीन जो नियम आया वो आया था। हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान दे दीजिएगा, एक है मेंडल और एक है मेंडलीफ। एक बात और ध्यान देना है, मेंडल और मेंडलीफ, जब पीरियोडिक टेबल की चर्चा हुई तो याद आया। जैसे पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है, न्यूलैंड द्वारा भी दिया गया था अष्टक नियम के नाम से, डोब्रेनर द्वारा भी दिया गया था तिर्यक नियम के नाम से, वैसे ही मेंडलीफ द्वारा भी दिया गया था, और उनका पीरियोडिक टेबल बहुत सही था। गड़बड़ी ये हो गई कि उन्होंने जितने सारे एलिमेंट थे उन एलिमेंट को कैसे सजाया, कैसे अरेंज किया? परमाणु भार के आधार पर। बस यही एक गड़बड़ी हो गई। जबकि वर्तमान में जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, उसमें तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया। या ये कह सकते हैं कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी का जो अपग्रेड वर्जन है वही क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। तो ऐसे ही बहुत सारे बायोलॉजिस्ट आए जो रिसर्च किए हैं, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो पाए, नियम तथ्य तक उतना नहीं पहुंच पाए जितना मेंडल का सही विश्लेषण किया था। तो मेंडल की सफलता, यानी मेंडल सफल हुए, तो सफलता का कुछ कारण था पहला उनका मटर के पौधे का चुनाव। मेंडल ने अपना रिसर्च किस पे करा? मटर के पौधों पर करा। पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने रिसर्च के लिए किस पौधों को चुना? तो मटर के पौधों को चुना। और दूसरा था उनकी कार्य प्रणाली। तो एक एक करके समझते हैं। मटर के पौधों का चुनाव, मेंडल ने मटर के पौधों को ही चुना। इसके पीछे का कारण था, कारण कम जीवन काल। मटर के पौधे का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। लगभग नवंबर, दिसंबर या जनवरी के आसपास उसकी बुआई हो जाती है, और हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई कब कर लेते हैं? मार्च अप्रैल के आसपास काट लेते हैं। तो लगभग 3 से 4 महीना रिसर्च के लिए फोकस करना होगा। इसका जीवन काल कम होता है, पहला बेनिफिट ये है। दूसरा, मौसम अनुकूलता, अडाप्टिव नेचर का प्लांट है। ठंड के मौसम में बो देते हैं, ठंड को भी सर्वाइव किया, गर्मी को भी सर्वाइव कर लिया। तीसरा कि ये सब तो सामान्य था, कम देखभाल की आवश्यकता, मटर के पौधों को ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकलौता मटर का ऐसा पौधा है जिसमें हर लक्षण का विपरीत लक्षण पाया जाता है। कैसे? तो पहला है बीज का आकार।
बीज का आकार क्या, मटर का पौधा का जो बीज है वो गोल भी होता है तो झुर्रीदार भी होता है। शेप ऑफ सीड, तो पी प्लांट का सीड का जो शेप है वो राउंड भी होता है और रिंकल भी होता है। दूसरा क्या, बीज का रंग, तो मटर के पौधे का जो बीज है पीले रंगों का भी होता है, हरे रंगों का भी होता है, यानी से कलर ऑफ सीड, तो पी प्लांट का जो सीड है येलो कलर का भी होता है और ग्रीन कलर का भी होता है, यानी अपोजिट ट्रेड्स हैं हर किसी के। फूल का रंग, बैगनी रंग का भी फूल होता है, सफ़ेद रंग का भी फूल होता है, यानी पी प्लांट की बात करते हैं तो उसका जो फ्लावर का कलर है वो वायलेट कलर भी है, वाइट कलर भी है। थर्ड है फली का आकार, तो फूली हुई भी फली होती है, संकीर्णित फली भी होती है, यानी पॉड का जो शेप है वो इनफ्लेटेड शेप का भी होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप का भी होता है। फली का रंग की बात करी जाए तो हरी रंग की भी फली होती है, पीली रंग की भी फली होती है, यानी पोड का जो कलर है ग्रीन कलर का भी होता है पोड, येलो कलर का भी होता है पोड। फूल का स्थान की बात करते हैं, प्लेस ऑफ फ्लावर, तो अक्षीय फूल भी होता है, शीर्षस्थ फूल भी होता है। फ्लावर का जो स्थान है तो एक्सिलरी फ्लावर भी पी प्लांट में होती है, टर्मिनल फ्लावर भी पी प्लांट में होते हैं। और लास्ट एक अपोजिट गुण था क्या, वो था पौधे का आकार, और ये सबसे पहला रिसर्च इसी पे हुआ। पौधे का आकार क्या, कि मटर का जो पौधा है वो लंबा भी होता है, बौना भी होता है। कहने का मतलब फ्लावर का जो साइज है वो टॉल साइज का भी फ्लावर है, सॉरी प्लांट, पी प्लांट का जो साइज है वो टॉल भी होता है और ड्वार्फ यानी कि नाटा या बौना भी होता है। तो इस गुण के कारण, सबसे प्रमुख गुण ये थे, इसी गुण के कारण मेंडल किसको चुने, मटर के पौधों को चुने। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि मटर का जो पौधा होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, यानी स्वपरागन करने वाला। दूसरा, बहुत बड़ा नहीं होता है, साइज उसका छोटा है, बहुत बड़े साइज के नहीं, इसको एक साधारण से गमलों में भी उगाया जा सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा और फीचर्स उसके क्या थे, कोरोला युक्त। मटर के पौधे कोरोला वाले होते थे जिसके कारण इनमें पर परागन क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता था। अब दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं, कार्य प्रणाली। पहला था मटर के पौधे का चुनाव, मेंडल की सफलता के कारण का एक गुण। दूसरा कार्य प्रणाली, तो मेंडल एक समय में एक गुण ही लिए और जब एक गुण में सफलता उन्हें मिली तब दूसरी बार उन्होंने दो गुणों को लिया। जब एक गुण को लेकर हम संकर करवाते हैं तब उसे एकल संकर क्रॉस कहते हैं। जब दो गुणों को संकर करवाते हैं तो द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जब तीन गुणों को लेकर संकर करवाएंगे तो त्रिसंकर क्रॉस कहेंगे। इससे ज़्यादा लेंगे तो वो बहुसंकर क्रॉस कहलाता है। क्लियर है? तो मेंडल की ये कार्य प्रणाली थी। अब मेंडल जब अपना रिसर्च कर रहे थे तो रिसर्च के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल वर्ड दिए थे, उन टेक्निकल वर्डों का एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ लेते हैं। पहला उनका टेक्निकल वर्ड था प्रभावी गुण, डोमिनेंट कैरेक्टर। कहने का मतलब कि जीवों में जो भी गुण एक्सटर्नली दिखाई देते हैं या जो एक्सपोज जीन होते हैं जिनके कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जीवों में जो बाहरी तौर पे जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हीं को हम प्रभावी गुण कहते हैं। यानी जीनों का जो बाह्य लक्षण होता है उसे प्रभावी गुण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है। अप्रभावी गुण या रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, तो जीनों के मौजूद रहने के बाद भी नहीं दिखाई देने वाला लक्षण। जो लक्षण दिखाई दे रहा है उस लक्षण को प्रभावी गुण, जो लक्षण नहीं दिखाई दे रहा जबकि उसके जीन अंदर मौजूद हैं तब उनको कह देते हैं अप्रभावी गुण या रिसेसिव कैरेक्टर। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीन के जो विभिन्न प्रकार हो गए उन्हीं प्रकारों को हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे सपोज लंबाई के लिए अगर जीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी लंबाई का जीन है, ये भी लंबाई का ही जीन है और ये भी लंबाई को रिप्रेजेंट करने वाले जीन है। तो यहाँ तीनों लंबाई को ही बता रहे हैं, तीनों लंबाई वाले जीन हैं, लेकिन ये बड़े टी वाले हैं, बड़ा छोटा टी का मिश्रण है और ये छोटा छोटा टी। तो यहाँ लंबाई वाले कितने जीन हो गए, तीन हो गए, तीन टाइप्स के हो गए। तो यही क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप क्या है, तो विभिन्न जीनों के समान बाह्य लक्षण। ठीक है, ये लंबाई का जीन है लेकिन इसका लक्षण कैसा है, लंबा होगा। ये भी लंबाई वाला जीन है तो इसका भी लक्षण लंबा होता है, लेकिन ये जो जीन है इसका लक्षण आगे हम लोग जानेंगे विस्तार से, अभी समझ लेते हैं, नाटा होता है। तो फिनोटाइप का मतलब क्या, जीनों के जो बाह्य लक्षण। जीनोटाइप के आधार पर देखें तो यहाँ तीन टाइप है, लेकिन फिनोटाइप के आधार पर देखें तो यहाँ दो ही टाइप है, क्योंकि ये दोनों लंबे वाले जीन हैं और ये नाटे वाले जीन हैं। आगे चलते हैं। समयुग्म जीन क्या है,
तो समान एलील वाले जीन, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, जीन भी हमेशा पेयर होते हैं, और जीन का जो पेयर में एक पीस जो होता है उसी को हम एलील कहते हैं। तो समयुग्मजी कहने का मतलब जैसे यहाँ लिखा गया बड़ा टी दो छोटा टी दो, तो दोनों के तो समान है ना, ये जो पेयर बना समान चीज़ों का पेयर बना, यानी इसमें जो एलील हैं दोनों वो एक जैसे हैं, तो इन्हें कहते हैं समयुग्मजी। विषमयुग्मजी का मतलब क्या है कि असमान एलील वाले जीन, जैसे एक बड़ा टी लिख ली एक छोटा टी, ठीक है ये भी लंबा है ये भी लंबा है, लेकिन यह समान एलील से मिलकर नहीं बना है, असमान या विसमान एलील से मिलकर बना है, इसलिए इसे कहते हैं विषमयुग्मजी। जीन क्या है, तो विशेष लक्षण के लिए आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई को जीन कहते हैं। हर लक्षण के लिए जो जिम्मेवार फैक्टर होता है, मेंडल ने जीन शब्द नहीं दिया था, मेंडल ने फैक्टर दिया था, और उसी फैक्टर को वर्तमान में आज हम किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। तो हर एक लक्षण के लिए जो जिम्मेवार फैक्टर होता है उसी को हम जीन कहते हैं, या आनुवांशिकी की जो मूलभूत इकाई होती है उसी को हम जीन कहते हैं। एलील थोड़ा देर पहले चर्चा किए कि जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार, ये एलील, जैसे लंबा का एलील है, ये नाटा का एलील है। F1 पीढ़ी क्या है, F2 पीढ़ी क्या है, तो एक साथ समझ लेते हैं। सपोज ग्रैंड पेरेंट्स है, हम लोग कुछ कैलकुलेशन भी, जैसे ये ग्रैंड पेरेंट हो, ग्रैंड पेरेंट में ये मेल हो गए, ग्रैंड पेरेंट मेल, और ये ग्रैंड पेरेंट फीमेल हो गए, तो इनके मिलने से जो जनरेशन निकलेगा, सपोज 2 जनरेशन आया, तो यही जनरेशन कहलाएगा F1 जनरेशन। आगे चलकर ये जितने सारे बच्चे पैदा करेंगे वो सारे कहलाएंगे F2 जनरेशन। F का मतलब होता है फिलियल, और F1 लिखने का मतलब कि फर्स्ट फिलियल, F2 लिखने का मतलब कि सेकेंड फिलियल। F1 पीढ़ी यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 पीढ़ी सेकेंड फिलियल जनरेशन। जैसे उदाहरण अब हम लोग अपने ऊपर लेते हैं, किसी के ग्रैंड पेरेंट हो गए तो पहले जनरेशन के हो गए, उनके जो बच्चे हो गए जैसे अंकल हो गई, बुआ हो गई, पिताजी हो गए, वो कहलाएंगे F1 जनरेशन। फिर से दादा दादी जो हो गए वो बेस पेरेंट है, खानदान वहीं से शुरू हो रहा है, तो वो बेस पेरेंट कहलाएंगे, वो कोई जनरेशन में नहीं है, लेकिन उनसे जो पहला पीढ़ी आया, पहला पीढ़ी कौन, अंकल होंगी, बुआ होंगी, पापा होंगे, वो F1 जनरेशन कहलाएंगे। उनके मिलने से हम लोग का जन्म हुआ तो हम लोग F2 जनरेशन कहलाएंगे, हम लोग से जो हमारे बच्चे आएंगे वो F3 जनरेशन कहलाएंगे। तो किसी जीव के मिलने से जो पहला जीव, किसी जीव के मिलने से या किसी जीव के संकरण से जो पहला पीढ़ी आता है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं, उससे जो पहला पीढ़ी आएगा वो F2 कहलाएगा, उसके बाद जो पीढ़ी आएगा F3 पीढ़ी कहलाएगा। अगला है विपुंसन या इमैस्कुलेशन। तो फूल मैच्योर होता है उसके पहले ही जब उसके परागकोश को काट कर हम हटा देते हैं, सेकेंड चैप्टर में ये पढ़ना था, विपुंसन और बैगिंग दोनों, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, कृत्रिम संकरीकरण में। तो फ्लावर को मैच्योर होने के पहले ही जब परागकोश को काट कर हटा देते हैं उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। कंफ्यूजन? आगे चलते हैं संकरण की विधि के बारे में। मेंडल कैसे संकरण करते थे, वो कैसे संकरण करवाए थे पौधों के बीच में अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, पहला उन्होंने क्या किया कि 2 विपरीत गुण वाले मटर के पौधे का चुनाव किया। विपरीत गुण कहने का ये मतलब नहीं कि एक का बीज का रंग हरा था तो दूसरे फूल का रंग नहीं, बीज का रंग लिया तो एक पीले रंग वाले और एक हरे रंग वाले बीजों को लिया। लंबाई की बात करी जाए तो एक लंबा पौधा लिया, दूसरा नाटा, यानी एक ही लक्षण के जीवों को लिया। एक जैसे लंबाई तो लंबा नाटा, फली का आकार तो पचका हुआ, फूला हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड, ये सारा चीज़। तो उन्होंने 2 विपरीत गुण वाले मटर के पौधों को चुना। दूसरा, उसके बाद एक का विपुंसन करवाए क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो, विपुंसन कहने का मतलब परागकोश को काटकर हटा दिया। तीसरा, बैगिंग उन्होंने करा, कहने का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ना हो उसके लिए उसको ढक दिया। चौथा, कृत्रिम परागन करवाए। कृत्रिम परागन कहने का मतलब कि जो इच्छित गुण वाले पेड़ पौधे अपने हिसाब से कंट्रोल करके उन्होंने पॉलिनेशन किया। जो प्लांट था उसका पॉलन ग्रेन अपने हिसाब से मैच्योर हो गया तो दूसरे प्लांट पे डाला। फिर से इसको देखते हैं, मेंडल का संकरण का विधि क्या था कि सबसे पहले उन्होंने 2 विपरीत गुण वाले मटर के पौधों को चुना। हम लोग यहाँ लंबा और नाटा मान लेते हैं, एक पौधा लंबा है एक पौधा नाटा है। तो दोनों पौधों को लेने के बाद, लेने का ये मतलब नहीं कि उसको गमले से या जमीन से या मिट्टी से उखाड़ दिया, वो लगा हुआ है, बस सिलेक्ट करा कि ये लंबा वाला पौधा है ये नाटा वाला पौधा है। उसके बाद एक फूल का
परागकोश काटकर हटा दिया, जबकि दूसरे का रहने दिया उन्होंने। एक फूल का परागकोश काटकर हटा दिया, जिसे वे पुंसन कहे। अब जिसका हटाया, चूंकि ऊपर से तो कोरोला को हटाना पड़ा, तो वो कोई और दूसरे किसी की भी पराग कणों से परागित न हो, इसके लिए उसको ढक दिया सुरक्षा के लिए। तीसरा उन्होंने बैगिंग करा, यानी ढक दिया। चौथा कृत्रिम परागन, जब यह फ्लावर मैच्योर हो गया, इसमें रिसेप्टिविटी आ गई, यानी यह पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लायक हो गया, तब जो नाटा पौधा था उसके पराग कणों को इन्होंने जिस फूल का पराग कोष हटाया था उसके वर्ती कागज के ऊपर छिड़क दिया, कृत्रिम परागन किया। यही था मेंडल का संकरण का विधि। अब आगे जानते हैं एक संकर क्रॉस या एकल संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। और यहीं से एक क्वेश्चन आता है पुनीत स्क्वायर, और इस बार जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम मतलब 12वीं का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ था, उसको हम लोग थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं कि एक संकर क्रॉस क्या है। एक संकर क्रॉस समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा मेंडल के कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं। जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि संकेत लिखने के कुछ नियम हैं, या केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके लिए कुछ नियम है। मेंडल के हिसाब से क्या था कि मेंडल ने बताया था कि अगर हम लोग कोई दो अपोजिट लक्षण ले रहे हैं, ठीक है, कोई दो लक्षण, मतलब एक लक्षण का उल्टा लक्षण, जैसे एक लंबा लिया और दूसरा कैसा नाटा लिया, तो इसको हिंदी में लिखकर इसका डाटा निकालना, क्रॉसिंग करवाना बेहद दिक्कत वाली बात है। तब इसके लिए उन्होंने बताया कि आप सिंबल यूज कर सकते हैं। सिंबल यानी उसका लेटर यूज कर सकते हैं संकेत में। अब लेटर के लिए रूल्स उन्होंने क्या बताया कि लंबा है तो टॉल और नाटा है तो ड्वार्फ। स्पेलिंग तो जनरली यही होता है, ड्वार्फ या फिर शॉर्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि लंबा के लिए बड़ा वाला टी और छोटा के लिए या तो हम डी यूज़ कर लेंगे या एस यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो प्रभावी तौर पर होंगे उनके लिए हम लोग बड़ा अक्षर लेंगे और जो अप्रभावी होंगे उनके लिए छोटा अक्षर लेंगे। यही मेंडल का नियम था। तो कहने का मतलब अगर पौधा लंबा है तो लंबा वाले जीन को कैसे लिखेंगे, दो बड़ा टी से। जीन हमेशा पेयर में होते हैं। अब कोई पौधा नाटा है तो नाटा के लिए एक दो छोटा टी लेंगे, हो गया। अब इसी के आधार पर क्रॉस करवाएंगे और मेंडल आगे क्रॉस करवाए थे। कैसे, तो दो पौधा लिए, एक पौधा लंबा था, ठीक, एक पौधा नाटा था, तो लंबा वाला जीन को लिख दिए, इसके बाद नाटा वाला जीन को लिख दिए, ठीक है। अब दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो यह इसको भी फर्टिलाइज कर सकता है, यह पेयर इसके साथ भी तो आ सकता है, यह पेयर इसके साथ भी आ सकता है और यह पेयर इसके साथ भी आ सकता है। तो फिर से देखेंगे, जब यह इसको फर्टिलाइज करेगा तब जीन का एक फ्रेश पेयर बनेगा, बड़ा टी छोटा टी। ये जब इसको फर्टिलाइज करेगा तब बनेगा बड़ा टी छोटा टी। ये इसको फर्टिलाइज करेगा तब बनेगा बड़ा टी छोटा टी, और ये इसके साथ भी निषेचित हो सकता है तब बनेगा बड़ा और छोटा। यानी जो बेस पेरेंट है, बेस पेरेंट में दो पेरेंट को लिया गया, एक नाटा और एक लंबा, इनके बीच जब जनन करवाया गया तो F1 जनरेशन, यही F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में जितने सारे जीव मिले तो दो पेरेंट को लिया गया, एक पेरेंट नाटे थे, ठीक, और एक पेरेंट लंबा था। उन दोनों के बीच जब क्रॉसिंग करवाया गया तो चार जीवों का जन्म हुआ और उन चार जीवों को हम लोग कहें F1 जनरेशन। अब इन चार जीवों में चारों के चार जीव के लक्षण कैसा था, बाहरी तौर पर लंबा था। क्लियर है। ऐसे तो नियम तो होना क्या चाहिए था कि एक लंबा वाला जीन है, एक नाटा वाला जीन है, तो जीव ना तो पूरा पूरा लंबा रहेगा ना पूरा पूरा नाटा रहेगा, बीच बीच का रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये चारों के चारों कैसे रहे, लंबा ही रहे। तो यहाँ से दो चीज़ निकला, जीनोटाइप और फिनोटाइप। यानी जीव में टी और टी, एक बड़ा टी एक छोटा टी, दो टी पाया गया, लेकिन लक्षण किसका दिखा, बड़ा वाला टी का, क्योंकि बड़ा वाला टी लंबा वाला था। तो जिसका लक्षण दिखा उसी को कह दिया गया फिनोटाइप, जिसका लक्षण नहीं दिखा उसी को कहा गया जीनोटाइप।
ठीक है। और यहाँ से एक और चीज़, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी अप्रभावी क्या, कि बड़ा वाला टी है, छोटा वाला टी है, तो बड़ा वाला टी का लक्षण इसमें होना चाहिए था, छोटा वाला टी का भी लक्षण होना चाहिए था, लेकिन लक्षण केवल किसका दिखाई दिया, बड़ा वाला का दिखाई दिया, छोटा वाला का दिखाई नहीं दिया। तो जो बड़ा वाला टी है यहाँ डोमिनेंट है, यानी कि प्रभावी है, और छोटा वाला जो टी है वो कैसा है, अप्रभावी है, यानी कि वो रिसेसिव है। ठीक है। जैसे फिर से समझते हैं हम लोग, दो जीवों के बीच संकरण करवाया गया। दो जीव कैसे, एक लंबे जीव थे और एक की नाटे जीव थे। ठीक, एक लक्षण लिया गया लंबाई, तो एक जीव लंबा था और एक जीव नाटा था। दोनों के बीच जब क्रॉसिंग करवाया गया तो पहला जो जनरेशन आया, F1 जो जनरेशन आया, उसमें 4 जीव जन्म लिए और चारों जीवों का जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा था, एक बड़ा टी छोटा टी, बड़ा छोटा और बड़ा टी और छोटा टी। ठीक है। अब एक्चुअल में इनकी हाइट कैसी थी, तो इसके अंदर भले ही एक बड़ा और एक छोटा टी था, लेकिन ये चारों के चारों जीव कैसे थे, चारों के चारों लंबे थे। नियमतः होना क्या चाहिए था कि इसमें एक लंबा वाला भी जीन है, नाटा वाला भी जीन है, तो न तो ये लंबा होता न पूरा पूरा नाटा होता, बीच बीच का होता, लेकिन बीच बीच का ना हुआ, यह पूरा पूरा लंबा हुआ। अब यहाँ से दो चीज़ निकली कि इसमें बड़ा टी है छोटा टी है, लेकिन लक्षण केवल किसका दिखाई दिया, बड़ा टी का। तो जिसका लक्षण दिखाई दिया उस जीन को कहा दिया गया यहाँ पे डोमिनेंट, यानी कि प्रभावी। अब यह तो है लेकिन इसका लक्षण दिखाई दिया नहीं, दिखाई दिया, इसलिए इसको कहा गया रिसेसिव या फिर हिंदी में अप्रभावी। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इस पूरे में हम क्या देख रहे हैं कि एक जीन का टाइप ये है, एक जीन का टाइप ये है और एक जीन का टाइप ये है। तो ये जीन के 3 टाइप है ना, तो ये कहलाएं जीनोटाइप। लेकिन इसके जो लक्षण है, यहाँ 2 ही लक्षण, भले ही 3 है लेकिन लक्षण क्या, लंबा नाटा लंबा। तो ये जो लंबा नाटा ये कहलाया फिनोटाइप। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब ये जो F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन में कौन आया, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। तो इन F1 जनरेशन के बीच जब हम क्रॉसिंग करवाएं, तो जब क्रॉसिंग करवाया गया तब क्या रिजल्ट आया, ये इसके साथ है तो बड़ा टी, ये इसके साथ है तो बड़ा टी छोटा टी, ये इसके साथ है तो बड़ा टी छोटा टी, और ये इसके साथ है तो छोटा टी। और यह जनरेशन कौन आया, F2 जनरेशन आया। यानी F2 जनरेशन में लंबाई वाले जीन भी आ गए जो पूरे शुद्ध रूप से लंबे थे, नाटे वाले भी जीन आ गए जो शुद्ध रूप से नाटे थे, जो कि पेरेंट था, बेस पेरेंट क्या था, लंबा था और नाटा था। तो लंबा और नाटा वाला भी आ गया, और जो F1 जनरेशन जैसा था वैसा भी 2 पीस आया। यानी F2 जनरेशन में रीअरेंज हो गया, बेस पेरेंट के भी कुछ जीन आ गए, F1 जनरेशन वाले भी जीन आ गए। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है, हाँ अगर साइज की बात करें तो बड़ा टी यह लंबा होगा, जाहिर सी बात है, यह भी कैसा होगा, लंबा होगा, लेकिन इसमें दोनों छोटा टी है तब यह नाटा होगा। दिमाग में यही बैठा लेना है कि जो डोमिनेंट होते हैं, यानी कि जो प्रभावी होते हैं, अगर वो एक पीस भी है तो लक्षण उसी का दिखाई देगा। और रिसेसिव के लिए उसका पेयर कंप्लीट होना चाहिए। अगर पेयर कंप्लीट नहीं है, यानी कि एक बड़ा टी एक छोटा टी है, तो लक्षण उसका नहीं दिखाई देगा, डोमिनेंट का दिखाई देगा। जैसे लंबा की बात करते हैं तो बड़ा टी है तो भी जीव लंबा होगा, बड़ा छोटा है तो भी लंबा होगा। लेकिन अगर दोनों छोटा है, दोनों एलील कंप्लीट है, तब यह जीन कैसा होगा, नाटा होगा। अब इसी के आधार पर एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो है पुनीत स्क्वायर। जैसे ये जितने सारे डाटा हैं, इन डाटाओं को लंबा चौड़ा तरीके से न समझकर एकदम संक्षेप में पुनीत द्वारा स्क्वायर का यूज करके समझाया गया, जिसे हम लोग पुनीत स्क्वायर कहें। जैसे बुक में ऐसे दिया हुआ होता है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों प्रकार से समझते हैं। जैसे दो जीव लिया गया था, एक लंबा और एक नाटा। ठीक, तो हम लोग दोनों करके देख लेते हैं, F1 जनरेशन भी देख लेंगे, F2 जनरेशन भी देख लेंगे। पहले लंबा और नाटा, तो इधर सेट कर दे रहे हैं लंबा वाले जीव का, इधर जीन लिख दे रहे हैं नाटा वाले का। अब क्रॉसिंग करेंगे तो इस बॉक्स में कौन है, बड़ा और छोटा,
बड़ा और छोटा। इसमें कौन है? बड़ा और छोटा। इसमें कौन होगा? तो बड़ा और छोटा। इसमें कौन होगा? बड़ा और छोटा। बिल्कुल इसके जैसा हुआ जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे F1 जनरेशन। तो यही पुनीत स्क्वायर कहलाता है। यानी बड़ा छोटा का यहाँ मिला है तो सेम टू सेम मिला F1 जनरेशन, यानी चारों बड़े और छोटे टी थे, ये आया F1 जनरेशन। इसको ऐसे भी यहाँ कर सकते हैं, बड़ा टी था, सॉरी बड़ा टी था, यहाँ छोटा टी था। इसमें कौन आएगा? बड़ा और छोटा। 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 ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है। अब F1 जनरेशन के बीच क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो F1 जनरेशन में कैसे थे? बड़ा छोटा बड़ा छोटा। तो लिख लेते हैं बड़ा छोटा बड़ा छोटा। इस बॉक्स में कौन आएगा? तो दोनों इसके सामने है, बड़ा और छोटा। यहाँ कौन आएगा? बड़ा बड़ा। यहाँ कौन आएगा? तो ये इसके सामने है तो छोटा बड़ा। यहाँ कौन आएगा? तो ये इसके सामने है, छोटा छोटा। इसी को यहाँ हम लोग समझ लेते हैं सही तरीके से। बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। किसके सामने? बड़ा बड़ा। इसके सामने बड़ा छोटा। इसके सामने बड़ा छोटा। इसके सामने छोटा छोटा। तो एक जीन के बीच जब हम क्रॉसिंग करवाएं, एक लक्षण को लेकर क्रॉसिंग करवाएं, उसी को कहा गया एकल संकर क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। और उसी को स्क्वायर द्वारा रिप्रेजेंट जब किया गया पुनीत द्वारा, तो वही कहलाया पुनीत स्क्वायर, और यही कहलाया पुनीत स्क्वायर। ये जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे ये दोनों को लेकर चले, ये दोनों को लेकर चले, या फिर ये दोनों को लेकर चले, ये दोनों क्या कहलाएंगे? दोनों को दोनों पुनीत स्क्वायर कहलाएंगे। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है? फिनोटाइप पूछा जाता है। तो बताया ना, अगर इसकी बात करते हैं, जीनोटाइप कहने का मतलब जीन के कितने टाइप्स हैं, तो देखेंगे चारों के चारों कैसे थे? बड़े और छोटे ही थे F1 जनरेशन में। तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या? 1 ही ना होगा। फिनोटाइप, चारों के चारों कैसे? लंबे हैं, तो उनका फिनोटाइप रेशियो भी क्या होगा? 1 ही होगा। अगर F2 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं या इसकी बात करते हैं, मतलब ये, सॉरी, या तो हम इसकी बात करें या इसके, दोनों तो सेम है, बस ये टिल्टेड है, ये सीधा है। तो F2 में देख रहे हैं जीन के कितने टाइप हैं, तो एक पीस बड़ा वाला है, 2 पीस बड़ा और छोटा है, और एक पीस छोटा है, यानी 1:2:1, ये कहलाया जीनोटाइप। फिनोटाइप की बात करें, ये कहलाएगा जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो की अगर बात करें, तो इसमें यह जो जीव था वो लंबा था, तो लंबा कितना? 1 पीस है, और ये भी तो लंबा है, ये भी तो लंबा है, तो 1 पीस नहीं, लंबा टोटल कितना हो गया? 2 पीस हुआ। तो 2 लंबा और ये कैसा था? नाटा। तो 2:1 फिनोटाइप रेशियो हो गया F2 जनरेशन का। क्लियर है? आगे अब चलते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए एक संकर क्रॉस पूरा पूरा। अब है मोनोहाइब्रिड रेशियो, एक संकर अनुपात। तो एक लक्षणों के बीच जो अनुपात निकाले वो सारे के सारे कहला एक संकर अनुपात। अब अगला है टॉपिक अपना क्या? मेंडल के नियम या आनुवांशिकता के नियम, मेंडल रूल्स या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नियम है? पहला नियम दिया गया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा नियम दिया गया पृथक्करण का नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और भी नियम है, एक नियम ये भी है इकाई लक्षण का नियम, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। अब प्रभाविता का नियम क्या है? तो प्रभाविता का नियम कहता है, हाँ मुख्य रूप से 2 ही नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। ऐसे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे,
इकाई लक्षण का नियम पढ़ेंगे, नहीं याद रहे तो दो प्रमुख नियम है, एक प्रभाविता का नियम और एक पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है कि जब कोई दो एलील एक साथ आते हैं तो एक दिखाई देता है और दूसरा दबा हुआ रहता है। दिखाई देने वाले को प्रभावी और नहीं दिखाई देने वाले को अप्रभावी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम लोग देखे थे कि इनके बीच जब क्रॉसिंग करवाएं तब जनरेशन में आया था बड़ा टी छोटा टी और चारों ऐसे ही आया, तो दोनों तो टी आ गया, लेकिन इसमें लक्षण इसका कैसा था, तो इसका लक्षण लंबा था। बड़ा टी और छोटा टी में दोनों अलग प्रकार के जीन हैं, ये दोनों विषम युग्मजीव हैं, हेट्रोगेमस हैं, समयुग्मजीव नहीं है। तो यह जीव लंबा था, अब लंबा था तो लंबा वाला जीन कौन था, बड़ा वाला टी था, जबकि छोटा वाला तो नाटा वाला था। तो जो बड़ा वाला टी है लक्षण इसका दिखाई दिया, इसलिए इसको कहें प्रभावी, और जिसका लक्षण नहीं दिखाई दिया उसको कहें अप्रभावी। और जिस नियम के हिसाब से यह हुआ कि दोनों अलग अलग लक्षण वाले जीन हैं लेकिन लक्षण किसी एक का दिखाई दिया दूसरे का दबा हुआ रहा, तो जिस नियम के हिसाब से यह हुआ यही नियम कहलाया प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। तो युग्मक निर्माण के समय एक जोड़ी के एलील दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब थोड़ा सा और अगर हम लोग डेप्थ में चलें तो पता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। 46 यानी कि 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में जो मेल है उसमें 22 प्लस XY के रूप में है, और जो फीमेल है उसमें 22 प्लस XX के रूप में है। लेकिन जब युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माणु होता है, यानी फीमेल में अंडाणुओं का, मेल में शुक्राणुओं का, तब ये आधा हो जाता है, 11 प्लस X के फॉर्म में और 11 प्लस Y के फॉर्म में। फीमेल में भी 11 प्लस X के फॉर्म में और 11 प्लस X के फॉर्म में। तब ना जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो आपस से रीअरेंज हो जाते हैं। 22 प्लस XX ये इसके साथ अगर फ्यूज करेगा तो 22 प्लस XY ये इसको भी करेगा, ये इसको भी करेगा। तो कोई तो जिस नियम के हिसाब से आधे आधे बट गए समान रूप से, वही नियम कहलाया पृथक्करण का नियम। यानी युग्मक निर्माण के समय एक जोड़ी के एलील दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ गुणसूत्र अलग हुआ तो जो गुणसूत्र अलग होगा तो जिन भी अलग होंगे, यही है पृथक्करण का नियम। इकाई लक्षण का नियम क्या है, तो जीव में बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं और हर लक्षण एक दूसरे पर आधारित नहीं होता है बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। लंबाई का लक्षण, तो लंबाई में लंबा और नाटा दोनों लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, और यही लक्षण जिस हिसाब से होता है इसी को कहते हैं इकाई लक्षण का नियम। अब ये मेंडल का वंशागति का नियम था। अब इस नियम का तो कुछ अपवाद भी है, तो अपवाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को एक बार भेज दीजिएगा और कोशिश तो करेंगे कि सारा अब प्रतिदिन मतलब या फिर सप्ताह में एक या दो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का, हो सकता है पूरे चैप्टर का। मेरे हिसाब से जहाँ तक हमको लगता है जेनेटिक्स बच्चों को थोड़ा टफ होता है, तो जेनेटिक्स का हम कंप्लीट वीडियो डाल देंगे, बाकी कुछ कुछ चैप्टर्स का डालेंगे, ऐसा प्रयास रहेगा। ठीक, धन्यवाद।